A very good morning students, welcome to another class. Last class में हमने प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को समझा था, कैसे एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है। मैंने आपकी वो क्लास 2 क्वेश्चंस के साथ एंड की थी। आज हम उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देंगे। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए। अगर हम उन प्रोटीन्स का बनना किसी तरह से रोक दें तो वो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर होगा, यानी हमें डिजीज हो गई है, बैक्टीरियल डिजीज हो गई है, लेकिन वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड वी विल गेट रिड ऑफ दैट बैक्टीरिया। हमें उससे पीछा छूट जाएगा हमारा उससे। तो कैसे इनहिबिट करती है, कौन सी एंटीबायोटिक किस लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, किस स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है, उसी को हम एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको अच्छे से रट जाएगा। सो इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस in bacteria by antibiotics. अब इसमें जो टेबल हम बनाएंगे, कौन सी एंटीबायोटिक किस स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगी, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक से आपको सारे एंटीबायोटिक्स के नाम भी याद हो जाएंगे, और ट्रिक ऐसी है कि स्टेप वाइज इनहिबिशन हम शो करेंगे। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। ट्रिक बहुत सिंपल है। एक लड़की है टिनी मतलब पहली एंटीबायोटिक होगी टेट्रासाइक्लिन, और सेकेंड एंटीबायोटिक हम लिख रहे हैं नियोमाइसिन। टिनी ने क्या किया, टिनी ने शुरू करी है, शी स्टार्टेड मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन अगली एंटीबायोटिक होगी। क्या स्टार्ट करा उसने, क्लासेस ऑफ, सो क्लासेस मींस क्लोरमफेनिकॉल नेक्स्ट एंटीबायोटिक होगी इस ग्रुप में, इस टेबल में क्लोरमफेनिकॉल। और किसकी क्लासेस शुरू करी स्टूडेंट्स, टिनी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, सो क्लासेस ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश में आ जाएगा एरिथ्रोमाइसिन। वैसे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं और वो सब बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, बट हमें ये पढ़ना है। तो हमारी टेबल में सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, इस सीरियल ऑर्डर में हम लिखेंगे। पहले मैं इसको क्विकली लिख देती हूं। सो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फटाफट लिख देते हैं एंटीबायोटिक। चलिए बोलिए मेरे साथ। सबसे पहले टिनी, सो टेट्रासाइक्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन नी से हो गया नियोमाइसिन, स्टार्टेड स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लासेस क्लोरमफेनिकॉल, ऑफ इंग्लिश एरिथ्रोमाइसिन। अब मैंने इस ऑर्डर में क्यों बनाया है, देखिए पहली एंटीबायोटिक कहां इफेक्ट कर रही है, मैं यहां लिखती हूं इनहिबिट्स व्हाट। ये जो टेट्रासाइक्लिन है स्टूडेंट्स, ये अमीनो असाइल टीआरएनए यानी चार्ज्ड टीआरएनए को राइबोसोम के साथ जुड़ने ही नहीं देगी। तो अगर टीआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच ही नहीं होगा, पहला टीआरएनए पी साइट पर ही नहीं आएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू ही नहीं होगा। या मान लो अगर पहला आ भी गया है तो सेकंड वाला ए साइट पर नहीं आ पाएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा ही नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो दिस इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए टू राइबोसोम। ऑलराइट, नाउ अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है नियोमाइसिन, वो क्या करती है, टीआरएनए तो जुड़ जाएगा राइबोसोम पर वो टीआरएनए एमआरएनए के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा। सो इट इनहिबिट्स इंटरैक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए।
ठीक है। अब थर्ड वाली जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है, ये जुड़ जाएगा, इंट्रैक्शन भी हो रहा है, बट वो इनिशिएशन नहीं होने देगी, वो मिसरीडिंग करवा देगी। हो सकता है AUG को वो पढ़ ही नहीं पाए, तो इस तरह से मिसरीडिंग होगी। सो इट इनहिबिट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट्स ट्रांसलेशन इनिशिएशन एंड कॉजेस मिसरीडिंग। जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है स्टूडेंट्स, क्लोरामफेनिकोल, उसमें आराम से ये सब होगा, इनिशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगी, अगर ये केमिकल है तो ये बैक्टीरिया में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देगी जब वो प्रोटीन बन रहा होगा। ये पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो 23SR RNA है बैक्टीरिया में, उसे इनहिबिट करेगी, उसकी एक्टिविटी को, पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन नहीं बनेगा। सो दिस इनहिबिट्स पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। देखो हम एक एक एक्टिविटी आगे खिसकते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। और एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है, एरिथ्रोमाइसिन अगर आपने एंटीबायोटिक दी है तो सब स्टेप्स होंगे जैसे होते हैं, लेकिन राइबोसोम mRNA के ऊपर खिसकेगा ही नहीं, ट्रांसलोकेशन को रोक देगी। तो पहला tRNA तो आ गया मिथ्योनिन लेकर, सेकेंड tRNA भी आ गया सेकेंड कोडॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लेकर, पेप्टाइड बॉन्ड भी बन गया, लेकिन अब राइबोसोम आगे ही नहीं खिसकेगा तो वो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। सो दिस इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA। क्लियर? तो अगर हमें स्टेप्स याद है तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बड़ा आसान है, मान लीजिए कि एग्जाम में क्लोरामफेनिकोल पूछे तो पहले अपनी ट्रिक याद करो, 1 2 3 4, ये 4th नंबर पर आ रहा है और बस ये स्टेप्स पता ही है, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपके दिमाग में छोड़ दिया था वो ये था कि हर सेल के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 जीन्स हैं, जिनमें से बहुत सारे जीन्स हैं जो प्रोटीन्स बना रहे हैं। क्या हर सेल हर प्रोटीन हर वक्त बनाता रहता है? क्योंकि प्रोटीन बनाने में, ट्रांसलेशन में हमें पता है ATP GTP एनर्जी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आप खाना कब बनाते हो? जब भूख लगती है। ऐसा थोड़ी ना दिन भर खाना बनाते रहते हो। भाई खाना बनाने में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपकी गैस यूज होगी, राइट? अगर आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो आप फालतू में क्यों वेस्ट करोगे? जब आपको भूख लगेगी कि हाँ लंच का टाइम हो रहा है, तब आप खाना बनाओगे, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दैट एनर्जी। उस एनर्जी को आप कहीं और यूज कर सकते हो, राइट? अगर 2 महीने आपका सिलेंडर चल रहा है और अगर आप खाना लगातार बना रहे हो और वो 10 दिन में खत्म हो रहा है, खाना भी वेस्ट हो रहा है, 10 दिन में गैस खत्म हो रही है, तो 2 महीने में तो कितने सारे सिलेंडर लग गए। अगर आप इसको रेगुलेटेड वे में खाना बनाते तो उतने सारे जो पैसे बचते एक्स्ट्रा सिलेंडर्स के, 9 सिलेंडर एक्स्ट्रा सिलेंडर्स के, उससे आप कुछ और आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ऐसे ही सेल भी अपनी एनर्जी कभी लूज करना नहीं चाहता, कोई अपनी एनर्जी लूज करना नहीं चाहता है। तो सेल क्या करेगा, वो सिर्फ तब उस प्रोटीन को बनाएगा जब उसकी जरूरत है। ये अलग बात है कि कुछ प्रोटीन्स हैं जिनकी हमेशा जरूरत रहती है तो वो हमेशा बनते रहते हैं, और कुछ हैं जो स्विच ऑन एंड ऑफ होते हैं, जब जरूरत है तो बनना शुरू हो जाता है और जब नहीं जरूरत है तो बनना बंद हो जाता है। अब बनना शुरू और बनना बंद, ये कौन बन रहा है? ये डीएनए बन रहा है, जीन ही तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन के फॉर्म में, पहले mRNA और mRNA से प्रोटीन बनाकर। इसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। आइए लिखें। सो हेडिंग तो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पर उसके पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट डू वी मीन बाय जीन एक्सप्रेशन। क्या मतलब है जीन एक्सप्रेशन? मतलब वो पूरा मैकेनिज्म मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जिससे कि एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस मतलब जैसे आप, एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप अंदर मन में दुखी हो और आप मुझे एक फेस बना के रो के दिखा दोगे तो ये आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। आप अंदर खुश हो बट अगर चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, ऐसा है, तो आपका एक्सप्रेशन नहीं हुआ। ऐसे ही जीन के एक्सप्रेशन का मतलब फिनोटिपिकली वो कैरेक्टर दिखे। अगर हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो वो पेड़ लंबा दिखना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, यानी प्रोटीन बना लिया, फिनोटाइप शो कर दिया, राइट? सो व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? इट इज द मैकेनिज्म at molecular level
at molecular level by which a gene expresses itself into phenotypic phenotype of organism। और phenotype कब होता है? phenotype मतलब दिखने वाला कैरेक्टर, वो प्रोटीन के कारण है, राइट? जैसे एक जीन है, वो एमआरएनए बनाएगा, उससे एक प्रोटीन बन रहा है और उस प्रोटीन से आई का कलर डिसाइड हो रहा है। तो दिख क्या रहा है? आई का कलर। कौन एक्सप्रेस हो गया है? वो जीन। उसके अकॉर्डिंग ऐश्वर्या राय जैसे ग्रीन आईज हो सकती है या किसी और की तरह ब्लैक आईज, ब्राउन आईज, कुछ भी हो सकती है। इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं इसमें देखिए। जीन यानी डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं, याद है, अगर वो पर्टिकुलरली प्रोटीन बनाने वाला है। सो जीन या सिस्ट्रॉन, इससे बनेगा एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रही हूं। और इससे बनेगा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये फिनोटाइप या उसका एक्सप्रेशन देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे ही कहते हैं जीन का एक्सप्रेस होना, जीन एक्सप्रेशन। मान लीजिए कि इस समय पर सेल को पर्टिकुलर एक पॉलीपेप्टाइड ए है, उसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसका बनना कैसे रोक सकते हैं? या तो आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक दो, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत ही मत होने दो, जीन को एमआरएनए में कन्वर्ट ही मत होने दो। या नंबर 2, और कहां रेगुलेट कर सकते हैं? जीन ने इमेच्योर एमआरएनए बना दिया, एचएनआरएनए, लेकिन स्प्लाइसिंग ही मत करो। इंट्रॉन एक्सॉन याद है यूकैरियोट्स में? ये स्टेप प्रोकैरियोट्स में काम नहीं आएगा। हालांकि आप स्प्लाइसिंग को रेगुलेट कर लो तो वो इंट्रॉन्स हटेंगे ही नहीं, एक्सॉन्स जुड़ेंगे ही नहीं, मैच्योर एमआरएनए बनेगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। या एमआरएनए मैच्योर बन गया, लेकिन एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है, तभी पॉलीपेप्टाइड बनता है। वहां पे रेगुलेशन कर लो, उसको बाहर ही मत आने दो आप। या आप ट्रांसलेशन को रोक दो। 4 लेवल्स पर आप रेगुलेट कर सकते हो जीन के एक्सप्रेशन को। रेगुलेट मतलब कंट्रोल कर सकते हो, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, राइट? तो अब मैं यहां लिखती हूं दैट व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कंट्रोल ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, expression of gene, right? And it occurs at 4 levels in eukaryotes and 2 levels। 2 levels क्यों? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस लेवल पर तो हम प्रोकैरियोट में भी रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक तो प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग तो होती नहीं है, तो वो स्टेप पे रेगुलेशन नहीं हो सकता। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में ऐसा थोड़ी ना है मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस में बन रहा है और फिर साइटोप्लाज्म में आ रहा है, वो तो सब साइटोप्लाज्म में ही है, तो वो स्टेप भी गायब हो जाता है। एंड 2 levels इन प्रोकैरियोट्स। ऑलराइट, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इन 4 लेवल्स को एक बार लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम उन 4 लेवल्स को लिखते हैं। 4 लेवल्स तो यूकैरियोट्स में है, 2 लेवल्स प्रोकैरियोट्स में है। सो लेट मी राइट डाउन। फर्स्ट लेवल, लेवल ऑफ रेगुलेशन, लेवल ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शनल मतलब जीन से या सिस्ट्रॉन से एचएनआरएनए बनने तक, इनमेच्योर आरएनए बनने तक, क्योंकि इनमेच्योर से जो मेच्योर है, जहां स्प्लाइसिंग होगी, वो सेकंड लेवल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग लेवल। एक्चुअली तो दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट है, प्रोसेसिंग लेवल। ठीक है, तो पहले लेवल में क्या हुआ है, क्या रेगुलेट हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ
HNRNA और इमेच्योर RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, याद है? और यहां पर क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग आप जानते हो, इंट्रॉन्स को काट के फेंक देना और एक्सॉन्स को लाइगेज से ज्वाइन कर देना, ठीक है? नाउ थर्ड, ट्रांसफर ऑफ mRNA, अब ये मैच्योर mRNA है, फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म, इस लेवल पर हम रेगुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ, ट्रांसलेशनल लेवल, ये 4 लेवल्स हैं। अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स में कौन से होंगे, यूकैरियोट्स में कौन से होंगे। ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। बताइए, यूकैरियोट्स में तो चारों ही होंगे, सारे प्रोसेसेस होते हैं, 1 2 3 4। और प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग और ये ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म, ये 2 नहीं होंगे। बाकी इन 2 लेवल्स पर डेफिनेटली हम क्या करेंगे? रेगुलेशन कर सकते हैं, राइट? तो आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं कैसे एग्जैक्टली रेगुलेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब जो यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो आपके लेवल पर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो है वो है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जीन रेगुलेशन मतलब एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब इसको समझिएगा, फिर हम इसकी ट्रिक्स भी लर्न करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो साइंटिस्ट हुए हैं जेकब एंड मोनार्ड, जिन्होंने 1961 में एक मॉडल दिया था जिसे ओपेरॉन मॉडल बोलते हैं। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चरल जीन मतलब ऐसा जीन जो mRNA बना के प्रोटीन बना सकता है, उसको रेगुलेट करने के लिए उसके आसपास कुछ और भी जीन्स होते हैं। जैसे आपको याद है प्रमोटर रीजन था जहां पे RNA पॉलीमरेज आके जुड़ता था, प्रमोटर रीजन से ही फिर वो RNA पॉलीमरेज आगे स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करता था और mRNA बनाता था। तो प्रमोटर क्या है? रेगुलेशन में तो हेल्प कर रहा है। अगर प्रमोटर को ब्लॉक कर दिया जाए तो RNA पॉलीमरेज काम ही नहीं करेगा, वो बाइंड ही नहीं होगा, आगे काम ही नहीं करेगा, RNA बनेगा ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट? और ट्रांसलेशन भी नेचुरली स्टॉप हो जाएगा। mRNA ही नहीं बन रहा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? तो ये जो एसोसिएटेड जीन्स हैं प्लस जो मेन स्ट्रक्चरल जीन है जो mRNA बनाकर प्रोटीन बनाने वाला है, ये पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, पूरा का पूरा। और ये रेगुलेट करते हैं कि एक्सप्रेशन करना है जीन का या नहीं करना, प्रोटीन बनाना है या नहीं बनाना, डिपेंडिंग अपॉन सेल को उसकी नीड अभी है कि नहीं है। तो ये जो पूरे ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, इन्हें मिलाकर ओपेरॉन कहते हैं। तो सबसे पहले इससे जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एक्सप्लेन किया है बाय ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। किन्होंने दिया था? गिवन बाय, डायरेक्ट नाम है, रटे होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जेकब एंड मोनार्ड। जेकब जो है स्टूडेंट्स ये एक जेनेटिसिस्ट थे, एनसीईआरटी की लाइन है तो हमें पता होना चाहिए। एंड मोनार्ड वाज अ बायोकेमिस्ट, दोनों ही फ्रांस के फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट। सो जेकब एंड मोनार्ड ने 1961 में इस मॉडल को प्रपोज किया था। उन्होंने लैक ओपेरॉन मॉडल दिया था, जो भी हम पढ़ेंगे बहुत इजी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम उसकी ट्रिक भी लर्न कर लेंगे। इन्होंने क्या कहा था कि जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स इज विथ ओपेरॉन। सो व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन का मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें स्ट्रक्चरल जीन तो है ही जो प्रोटीन बनाएगा, पर कुछ और भी जीन्स हैं और वो सब मिलकर एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करते हैं। सो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, या हम कहें पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल
genetic material which functions together as a single regulatory unit. ठीक है, डीएनए का ही सेगमेंट है बट वो एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम कर रहा है. इसमें क्या क्या होते हैं? इट हैज, एक तो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब which forms mRNA and then proteins या पॉलीपेप्टाइड्स, जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है एक्सप्रेशन के लिए. देन सेकेंड, प्रमोटर रीजन, प्रमोटर जीन होगा एक. प्रमोटर जीन ये क्या करेगा? ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाता है. सो बाइंड्स विथ आरएनए पॉलीमरेज. और स्टूडेंट्स इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट होता है. इसका मतलब ये है कि ये जीन खुद एक्सप्रेस होके कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है. राइट? सो सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट. ये सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा सकता है ताकि आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सके. एक होता है स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन. और एक अभी हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं रेगुलेटर जीन. अब समझिएगा, रेगुलेटर जीन, इसे डिनोट, ये तो एस है ही, इसे पी से डिनोट करते हैं, इसे ओ से डिनोट करते हैं, और इसके लिए आई या आर अलग अलग क्यों है मैं भी एक्सप्लेन करती हूं आपको. रेगुलेटर जीन का मतलब है एक्चुअली ये जीन है, ये भी एक्सप्रेस करता है खुद को और एक प्रोटीन बनाता है, एक केमिकल प्रोटीन बनाता है. इससे भी पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा. वो जो प्रोटीन है या केमिकल है वो ऑपरेटर जीन के पास जाकर उसके साथ अटैच हो जाता है. जैसे मान लो ये ऑपरेटर जीन है, ये इसका प्रोटीन है, ये गया और यहां अटैच हो गया. ऑपरेटर के ठीक पहले प्रमोटर होता है, तो जैसे ही ये ब्लॉक हो गया, अब प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज तो लग गया लेकिन आगे तो ब्लॉक हो गया, तो ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती. तो आरएनए पॉलीमरेज आगे ही नहीं बढ़ पाता, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है. तो अगर रेगुलेटर जीन ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो ऑपरेटर के साथ जुड़कर उसे इनहिबिट कर दे ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो, प्रोटीन ना बने, तो उसे इनहिबिटर रेगुलेटर जीन कहेंगे. इनहिबिटर रेगुलेटर जीन. और अगर ये ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़े, इनएक्टिव पड़ा है वो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऑपरेटर भी काम कर रहा है, प्रमोटर के पास आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, अटैच हुआ, ऑपरेटर ने ग्रीन सिग्नल दिया क्योंकि उसके पास कोई इनहिबिटर नहीं है, और आरएनए पॉलीमरेज ने इन स्ट्रक्चरल जीन्स को एमआरएनए एंड प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया. तब हम उसे आर कहेंगे, सिंपल रेगुलेटर. मतलब यहां पर वो ब्रेक इनहिबिट नहीं कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को. राइट? सो जो रेगुलेटर जीन है, इट प्रोड्यूसेस या तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर जो रिप्रेस कर दे. कैसे भी हम देखेंगे, हम दोनों तरह के एक एक मॉडल पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में. रिप्रेसर प्रोटीन और इंड्यूसर या एक्टिवेटर प्रोटीन, जो एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेटर प्रोटीन. अगर इनहिबिट कर रहा है तो आई से डिनोट करेंगे इस जीन को, और ये कर रहा है तो आर से डिनोट करेंगे. और जो ऑपरेटर जीन है ये भी, इसमें भी सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, इससे भी कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है. तो प्रोटीन या तो स्ट्रक्चरल जीन्स बना रहे हैं और या फिर रेगुलेटर जीन बना रहा है. ये दो बना रहे हैं. ठीक है, इतना आप नोट करो, फिर हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे. तो आप ध्यान रखिएगा, अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है यानी वो नेगेटिवली ओपेरॉन को अफेक्ट करेगा, उसे इनहिबिट करेगा ऑपरेटर जीन को. और अगर वो एक्टिवेटर प्रोटीन बना रहा है तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा और बनने देगा, जो प्रोडक्ट है वो बनेगा. आइए अब हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. एक में रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और एक में एक्टिवेटर प्रोटीन बनेगा. अब ये कैसे काम करते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज लैक
ओपेरॉन। कई बार नाम ही समझ में नहीं आता। देखिए बहुत सिंपल है, बेसिक समझ लो पहले आप, ताकि रटना नहीं पड़े। जेकब मुनार्ड काम कर रहे थे, ये देख रहे थे कि बैक्टीरिया जो है, ई कोलाई पे इन्होंने वर्क किया था, उसे एनर्जी के लिए क्या चाहिए? सबको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होकर और एटीपी जनरेट करता है। लैक्टोज क्या है? हमें पता है एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज किससे बनती है? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल प्लस गैलेक्टोज का 1 मॉलिक्यूल। हम 11th में पढ़ चुके हैं। अगर जिस मीडियम में बैक्टीरिया है, मान लो ये मीडियम है, ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, और यहां पर लैक्टोज है, किसी भी तरह अगर लैक्टोज अंदर चली जाए और इस बैक्टीरिया के पास अगर एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ दे, तो इस ग्लूकोज से फिर ये मोनोसैकेराइड्स हैं दोनों, तो फिर इससे एटीपी जनरेट करके बैक्टीरिया आराम से खुशी खुशी अपने सारे काम कर सकता है। बट जिस समय पर लैक्टोज मीडियम में नहीं है, क्या अब बैक्टीरिया चाहेगा कि उसके लैक्टोज ब्रेकिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बने? नहीं चाहेगा। इन एंजाइम्स का काम ही नहीं है, उन एंजाइम्स के पास सबस्ट्रेट ही नहीं, भैया काम ही नहीं है उनके पास। उनको आप बुलाओगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, एटीपी खर्च करनी पड़ेगी उनको बनाने में। बैक्टीरिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा? उस समय उन एंजाइम्स के बनने को स्टॉप कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा, और जब लैक्टोज है तो उसको स्विच ऑन करेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर लैक्टोज है तो ये जीन का एक्सप्रेशन स्विच ऑन रहेगा, और अगर लैक्टोज नहीं है तो ये स्विच ऑफ रहेगा। तो इसमें तो कोई रटने वाली बात ही नहीं हुई। इतना समझ में आया? अब ये पहला बात हुई। इन जीन्स को ये स्टडी कर रहे थे जो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम बनाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा? देखिए पहले समझते हैं फिर लिख लेंगे। सपोज ये एक जीन है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। उन्होंने ये देखा कि ये इस तरह से देखिए, ये एक सेगमेंट है, और उन्होंने देखा कि इतनी यूनिट एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम कर रही है। ये यूनिट डिसाइड कर रही है कि कब वो एंजाइम बनेगा और कब नहीं बनेगा। इसमें से 3 यहां पर जीन्स प्रेजेंट हैं जो एंजाइम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें फाइनली 3 एंजाइम्स चाहिए। कौन कौन से हैं वो? ZYA। मैं कैसे याद करना सिखाती हूं, वैसे अल्फाबेट्स में A पहले आता है, फिर Y आता है, फिर Z आता है, यहां उल्टा लिख दो, ZYA। ये जो तीनों हैं ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स, और इन तीनों का एक ही प्रमोटर है, एक ही ऑपरेटर है, एक ही प्रमोटर है। यानी इन तीनों के लिए आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आकर अटैच होता है, और जब अटैच होगा, ऑपरेटर अगर फ्री है, कोई इनहिबिशन नहीं है, तो ये इन तीनों जीन्स को एमआरएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बन गया एमआरएनए। और ये कैसा एमआरएनए है? इस एमआरएनए से 3 एंजाइम्स बनने वाले हैं, और हमने पढ़ा है ऐसा एमआरएनए जो मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रोटीन बनाता है उसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। सो दे विल फॉर्म पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। क्लियर? अब ये जो एमआरएनए है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब ये ट्रांसलेट करेगा, और जब ये ट्रांसलेट करेगा तो ये 3 पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा या एंजाइम्स बनाएगा। तो इसने बनाया एक ये एंजाइम, एक ये एंजाइम Y से बना, और ये एंजाइम A से बना। 3 एंजाइम्स बन गए। ये जो Z जीन है, इसने कौन सा वाला एंजाइम बनाया है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसने बनाया है परमिएज Y ने, और A ने बनाया है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। और ये तीनों ही रिक्वायर्ड हैं, ऑल 3 रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तीनों की जरूरत है, ऐसा नहीं कि बस
बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो तोड़ता है वही मिल जाए केवल, क्यों अभी हमें समझ भी आएगा। और यहां पर हम एक कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक पाथवे है, ये टूट रहा है कुछ, लैक्टोज टूटेगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ये कैटाबॉलिक पाथवे है। अब इन 3 जीन्स ने पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाया और उसने ये 3 एंजाइम्स बनाए। अब इन तीनों एंजाइम्स का क्या काम है, पहले वो देखो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक भी याद कर लेंगे। गैलेक्टोसाइडेज, इसका काम तो ये है स्टूडेंट्स की जो लैक्टोज आएगा अंदर बैक्टीरियल सेल में, उसको ये उसके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसे ब्रेक करेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसे कन्वर्ट कर देगा। सो इट हाइड्रोलाइज लैक्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, और हम जानते हैं वो कौन से हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा जो ब्रेक होगा, हम पढ़ चुके हैं। सो ये तो हाइड्रोलिसिस का काम करता है, पर सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि लैक्टोज अंदर आएगी कैसे सेल में। स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ये मीडियम है, ये बैक्टीरिया है, यहां पर मेम्ब्रेन के यहां पे परमीएज एंजाइम अटैच रहता है, वही लैक्टोज को अंदर लेकर आता है। तो अगर परमीएज नहीं हुआ तो लैक्टोज अंदर आएगी ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस पे काम करेगा, किसी पे भी नहीं। तो सेकेंड एंजाइम है परमीएज। परमीएज क्या करता है, नाम से ही समझ आ रहा है, परमीएज परमिएबिलिटी बढ़ा देगा ये सेल की फॉर लैक्टोज। सो इट इंक्रीजेस सेल permeability फॉर लैक्टोज। एक्चुअली स्टूडेंट्स लैक्टोज एक बीटा गैलेक्टोज है या बीटा गैलेक्टोसाइड है। सो अब कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है इट इंक्रीजेस सेल परमिएबिलिटी फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, इसीलिए इसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है। नाउ थर्ड है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड्स हैं उन्हें एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। सो इट प्रोवाइड्स एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। सो कुल मिलाकर ये तीनों एंजाइम्स चाहिए, तभी लैक्टोज फाइनली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। लैक्टोज एक बीटा गैलेक्टोसाइड है, इसीलिए एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। इसकी ट्रिक आपको याद करना बताती हूं, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे लिखो ZYA, उल्टा लिख दिया, AYZ की जगह। ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो Z जीन बनाता है B यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है P यानी परमीएज एंजाइम, और A जीन बनाता है T यानी ट्रांस एसिटाइलेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी भी आप भूल ही नहीं सकते हो अगर आपने ट्रिक याद कर ली। तो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो इस तरह से पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए और फाइनली 3 एंजाइम्स बनाते हैं। अब ये जो जीन है, ये हिस्सा, ये एक रेगुलेटर जीन है, और यहां पर इस रेगुलेटर जीन को मैं आई लिख रही हूं। क्यों लिख रही हूं, क्योंकि इन दोनों में तो सेल्फ एक्सप्रेशन है नहीं, तो ये तो कोई एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाते हैं, बट इसमें है, तो ये भी ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा इस जीन का, इससे भी एक एमआरएनए बनेगा, पर वो एमआरएनए एक ही प्रोटीन बनाएगा। ये है सपोज वो प्रोटीन, या चलो थोड़ा सा शेप चेंज कर देती हूं, ऐसा बना देते, ये है वो प्रोटीन। तो एक एमआरएनए एक प्रोटीन बना रहा है, तो कैसा एमआरएनए बन रहा है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है। स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में दोनों तरह का बनता है, पर प्रोकैरियोट्स में मेन पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनता है और यूकैरियोट्स में मेन मोनोसिस्ट्रॉनिक, राइट। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बट ये बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये बना दिया इसने। अब ये भी एक प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है स्टूडेंट्स। रिप्रेसर, रिप्रेस करने वाला, किसको रिप्रेस करेगा, ओपेरॉन को। देखो एक्सप्लेन करती हूं, ये है रिप्रेसर प्रोटीन,
और क्योंकि ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने इसे, इस जीन को आई से डिनोट किया है। और इसको एमआरएनए बनाने के लिए इसको भी तो एक प्रमोटर चाहिए, तो ये इसका प्रमोटर है। यहां पर इसका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और फिर वो इससे ये बनवाएगा। लेकिन ये लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं हुआ। एक्चुअली लैक ओपेरॉन इतना है, क्योंकि लैक ओपेरॉन मतलब इन एंजाइम्स का स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो उसमें ये प्रोमोटर डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रहा। बट कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, बुक्स में दिया होता है कि दो प्रमोटर का क्या काम है। लैक ओपेरॉन में तो यही प्रमोटर है जो इस जीन को एमआरएनए में कन्वर्ट करेगा। ये प्रमोटर तो इस रेगुलेटर जीन के लिए है, राइट। नाउ मान लीजिए कि लैक्टोज नहीं है मीडियम में, बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, तो उसे इन एंजाइम्स को बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो चाहता है एंजाइम्स ना बने, ट्रांसक्रिप्शन ही मत करो तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके यहां बाइंड कर जाता है। ये बाइंड कर गया ऐसे ऑपरेटर पे, तो क्या हुआ, दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विथ operator and blocks or inhibit transcription by RNA polymerase। और ये सिचुएशन कब है, ये फर्स्ट सिचुएशन है if lactose is absent इन मीडियम। लैक्टोज नहीं है, इन एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली होता है। तो ये लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है, वो लगातार ऑपरेटर के साथ जुड़ के उसे ब्लॉक करता है। और यहां जब ये ब्लॉक हो गया तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, एंजाइम्स नहीं बनेंगे। सो नॉर्मल कंडीशन में जो लैक ओपेरॉन है वो स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है, नॉर्मली वो स्विच ऑफ रहता है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो बातें हमारे सामने आई हैं। पहली तो ये कि नॉर्मली जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहता है। सो लेट मी राइट डाउन, इन नॉर्मल कंडीशंस दैट इज लैक्टोज not available क्या है, लैक ओपेरॉन इज इन स्विच ऑफ मोड। और कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ये क्यों हुआ है वो हमने समझ लिया है। इसको क्विकली बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, ये देखो, ये फटाफट से बनाया। ये इसका प्रमोटर, इसका इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA जीन। ये लगातार एमआरएनए और फाइनली प्रोटीन बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन इसको ब्लॉक कर देगा, और जब ये इसको ब्लॉक कर देगा तो आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया। ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, तो इस स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, तो नेचुरली ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और प्रोटीन यानी एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक और टर्म आना चाहिए हमें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम ट्रिक भी लिखेंगे। यहां पर ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर को ब्लॉक करके इसे स्विच ऑफ करवा रहा है, यानी ये नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, ये नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है। सो स्विचिंग ऑफ लैक ओपेरॉन बाय इनहिबिटर जीन या रिप्रेसर प्रोटीन, वो जो प्रोटीन बना रहा है, बाय रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड। कैसा कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन इसको ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, ये इसको ट्रांसक्रिप्शन रुकवा रहा है, ये रुकवा रहा है।
यानी कि इट इज कॉल्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैसा है लैकोपेरॉन? नेगेटिव कंट्रोल या नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है। इतना क्लियर हुआ? अब डायरेक्ट क्वेश्चंस है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो ZYA जीन है ये हमेशा ट्रांसक्राइब नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे जीन्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स लग्जरी जीन्स या स्मार्ट जीन्स, ये हमेशा नहीं कर रहे हैं। सो लग्जरी जीन्स या स्मार्ट जीन्स या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। सो लेट मी राइट हियर, ये मतलब हमेशा कंस्टिट्यूएंट नहीं है, हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और स्मार्ट और लग्जरी जीन्स, जब जरूरत है तो एक्सप्रेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो जीन्स नॉट ऑलवेज एक्सप्रेसिंग, इट विल एक्सप्रेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, that means switched on or off depending upon cellular requirement, जैसी सेल की जरूरत है, depending upon cellular requirement, they are known as these genes. Example, structural genes. Structural genes. Now ये जो जीन है आई जीन, ये हमेशा काम करता है। अभी हम देखेंगे, अभी तो ये स्विच ऑफ मोड में है, एंजाइम नहीं बनाना तो भी ये काम कर रहा है, और हम देखेंगे कि जब ये स्विच ऑन मोड में जाएगा, जब एंजाइम्स बनाना है तो भी ये काम करता है, तब भी ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। पर अगर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है फिर स्विच ऑन मोड कैसे है वो भी अपन समझेंगे, पर ये हमेशा काम करता है, लगातार काम करता है, लगातार प्रोटीन बनाता है, खुद को एक्सप्रेस करता है। इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग। हमेशा हाउसकीपिंग मतलब जो हमेशा घर में काम करते रहते हैं, हाउसकीपिंग जीन। अ जीन, लेट मी राइट, अ जीन ऑलवेज फंक्शनल और ऑलवेज, जैसे हाउसकीपिंग वाले होते हैं लगातार होटल्स में रूम्स की सफाई करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ऑलवेज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ in cell, that is always functional। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, regulator gene is an example। so example regulator gene, इस केस में आई जीन, इस पर्टिकुलर ओपेरॉन की बात करें। अब मैं आपसे पूछती हूं, ये पी और ओ, ऑपरेटर जीन और प्रमोटर जीन कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव? ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, ये तो प्रोटीन ही नहीं बनाते, तो इन्हें तो इसमें कैटेगराइज कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, सो ये पहली सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को ब्लॉक करेगा, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होगा, नेचुरली ट्रांसलेशन नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेगा। अब मान लीजिए इस बैक्टीरिया को लैक्टोज मिल गई मीडियम में, तो ये क्या करेगा? प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे और आई एम श्योर आपको क्लिक करेगी वो। आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल तो रही हूं बट मैं लिख नहीं पाई हूं, दैट यहां पर लैकोपेरॉन किसमें स्टडी किया गया था? जेकब एंड मोनार्ड ने किया था, बट इसका मॉडल क्या था? एक्सपेरिमेंटल मॉडल इकोलाई, इकोलाई में स्टडी हुई थी, वैसे तो बैक्टीरिया में होता ही है। नाउ सेकेंड सिचुएशन, व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल टू बैक्टीरिया। अब लैक्टोज आ रही है, बैक्टीरिया की किसी डायरेक्ट काम की नहीं है, वो चाहता है मैं इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ूं और इससे एनर्जी लूं। अब उसे सारे एंजाइम्स चाहिए, अब वो तैयार है एटीपी जीटीपी खर्च करने के लिए, पर ये तो स्विच ऑफ मोड में पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा? ध्यान से समझिए। ये वापस से हमने बनाया, इसको याद करने का तरीका बताऊं आपको, ट्रिक। इपोजिया, इपोजिया, ये वर्ड याद रख लो, इपोजिया मतलब इपोजिया, और ये तो इसका प्रमोटर है, ये नहीं भी लिखोगे आप तो चलेगा क्योंकि ये इसका प्रमोटर है। अब अभी सिचुएशन क्या है? स्विच ऑफ है, यहां पर ब्लॉक है,
अब जैसे ही लैक्टोज अंदर आता है, वो एक आइसोमर बनाता है एलोलैक्टोज, नहीं भी याद रहे तो चलेगा, एलोलैक्टोज या लैक्टोज, वो इसका ज्यादा अच्छा दोस्त है। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसका ज्यादा अच्छा दोस्त है, उसकी एफिनिटी ज्यादा है बजाय की ऑपरेटर के। तो अब क्या होगा कि वो जो लैक्टोज आया है, इसने तो देखो ये बनाया हुआ था रिप्रेसर प्रोटीन, जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आए, लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स आए, लैक्टोज और पर्टिकुलरली एलोलैक्टोज, इनकी एफिनिटी ज्यादा है। तो अब ये रिप्रेसर जो अभी यहां लगा हुआ था, ये इसको छोड़ देगा और लैक्टोज को जोड़ लेगा, और जैसे ही ये इसको जोड़ेगा, रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड विथ लैक्टोज। नाउ दिस विल नॉट ब्लॉक ऑपरेटर जीन, और जब ऑपरेटर जीन ब्लॉक नहीं होगा तो अब बड़े आराम से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से तीनों एंजाइम्स फॉर्म हो जाएंगे, राइट। सो ट्रांसक्रिप्शन विल हैपन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, और अब हो गया ट्रांसलेशन, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज तीनों एंजाइम्स फॉर्म हो गए। यानी लैक ओपेरॉन किस मोड में चला गया? ओपेरॉन गोज इनटू स्विच ऑन मोड, स्विच ऑन मोड चालू हो गया इसका काम, ठीक है। तो यहां पर इसे ऑन करने का कौन सा मॉलिक्यूल है जिसने इसको ऑन करवाया है? क्या आप ये कहोगे कि रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑन करवाया? नहीं, ये तो ऑफ ही करवाता है, लैक्टोज ने ऑन करवाया है। लैक्टोज इसके साथ आके जुड़ गया तो इसने इसको छोड़ दिया, अब ये इसको ब्लॉक नहीं कर रहा, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है। तो लैक्टोज क्या है? इट इज एन इंड्यूसर, ये इंड्यूस कर रहा है, ये स्विच ऑन करवा रहा है। सो दिस इज द इंड्यूसर। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आए इन लैक ओपेरॉन मॉडल इंड्यूसर इज लैक्टोज, एलोलैक्टोज, और दो कोई और ऑप्शन है, तो पहला चॉइस एलोलैक्टोज होगा, ये नहीं है तो सेकंड चॉइस लैक्टोज होगा। Alright, so this has greater affinity with lactose, hence it is not going to block operator and it goes into switch on mode. Now, मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आया था जब मैंने पढ़ा था, पता नहीं आप में से कितनों के आया है कि मैम अगर ये ऑफ मोड में था तो ये एंजाइम्स तो बन ही नहीं रहे थे, तो अगर परमेज बन ही नहीं रहा था तो लैक्टोज अंदर आया कैसे? क्योंकि परमेज ही तो है जो परमेबिलिटी बढ़ा के लैक्टोज को अंदर लाता है। तो अगर ये सब कुछ ऑफ था, ये बन ही नहीं रहा था, तो ये अंदर कैसे आया? स्टूडेंट्स, भले ही ये स्विच ऑफ हो बट एक बहुत हल्के से लेवल पर इसमें एक्टिविटी रहती है, और लो कॉन्सेंट्रेशन में ही सही परमेज हमेशा रहता है। इसीलिए जैसे ही लैक्टोज अवेलेबल होती है वो उसे सेल के अंदर खींच लाता है और फिर लैक्टोज इसको स्विच ऑन करवा देता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी की लाइन है, समझ में नहीं आती है पर बड़ी कंसेप्चुअल लाइन है स्टूडेंट्स, दैट a small or at low concentration or at low level the operon activity is always there, right? This is very very important, very important. तो आप इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को थोड़ा सा और करेक्टली लिख लेते हैं अपन कि हम इसे क्या कह सकते हैं? लो एक्टिविटी लो लेवल लिखा था, मतलब लो लेवल का एक्सप्रेशन। सो अ लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन मतलब वही पूरा सिंगल यूनिट ऑफ ओपेरॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट, ताकि हमेशा थोड़ा सा परमेज तो बने।
otherwise lactose will not enter the cell. So a low level of expression of operon is always present. To let lactose enter the cell. अदरवाइज तो लैक्टोज आ ही नहीं पाएगी, और क्यों वो हमने समझ लिया। यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और एक्सप्लेन करती हूं आपको। ये जो इंड्यूसर है लैक्टोज जो है सबस्ट्रेट है, इसी पर एंजाइम को काम करना है, तो जिस पर काम करना है वही अपने एंजाइम्स के बनने को प्रमोट कर रहा है। यानी एक ऐसा सिस्टम है इंड्यूसिबल सिस्टम। हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे अगली क्लास में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, वहां हम पढ़ेंगे कि जितना जितना ट्रिप्टोफैन ऐड करते हैं उतना उतना एंजाइम्स उसके लिए जो जरूरत है वो इनहिबिट होते हैं। यहां उल्टा हो रहा है। सो एज द सबस्ट्रेट जो यहां पर क्या है इस केस में, जिस पर एंजाइम को काम करना है वो खुद ही एंजाइम्स के बनने को प्रमोट कर रहा है। As the substrate, lactose enhances the formation of required enzymes. इसीलिए ये जो lac operon है, it is, let me write, lac operon is an inducible सिस्टम। इसे इंड्यूस किया जा सकता है। यानी एक नट शेल में अगर हम बात करें तो हमने क्या समझा है? हमने ये समझा है कि लैक ओपेरॉन मतलब वो रेगुलेटरी यूनिट पूरी की पूरी जो लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन में काम आ रही है, वो नॉर्मली रहती है स्विच ऑफ मोड में। और अगर आप इंड्यूसर ऐड कर दें जो कि एलोलैक्टोज है या लैक्टोज है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है स्विच ऑन मोड में। एक तो ये बात समझ आइए, और क्या समरी निकाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इफ लैक्टोज एब्सेंट, अगर कोई ये बोले इंड्यूसर नहीं है तो कौन सा मोड है? स्विच ऑफ। और अगर लैक्टोज आ गई तो वो इंड्यूसर की तरह काम करेगी और क्या हो जाएगा? लैक ओपेरॉन क्या हो जाएगा? स्विच ऑन मोड में चला जाएगा, बनाने लग जाएगा प्रोटीन्स। क्लियर? नेक्स्ट, स्विच ऑफ मोड में कौन कौन जुड़ रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन जो कौन बना रहा है? रेगुलेटर या आई जीन। किसके साथ जुड़ रहा है? ऑपरेटर, पूरा लिख देते हैं चलिए, ऑपरेटर जीन। और ये क्या कर रहा है? स्विच ऑफ इज इक्वल टू स्विच ऑफ। ठीक है ना, मतलब आई प्लस ओ। और अगर इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ एलोलैक्टोज या लैक्टोज यानी इंड्यूसर अटैच हो जाए तो क्या होगा? स्विच ऑन मोड। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है अगर हमने कंसेप्ट समझ लिया है। और लैक ओपेरॉन पर कैसा कंट्रोल है? नेगेटिव कंट्रोल और नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों कहा है नेगेटिव रेगुलेशन? रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा है बाय बाइंडिंग विद ऑपरेटर जीन, इसीलिए ये नेगेटिव रेगुलेशन है। ये एक इंड्यूसिबल सिस्टम है। और वो क्यों है? क्योंकि जैसे ही सबस्ट्रेट लैक्टोज ऐड होगा वो अपने एंजाइम्स को खुद प्रमोट करेगा, बनाना शुरू करवाएगा, इंड्यूस करेगा। सो नेगेटिव रेगुलेशन भी मिलता है लैक ओपेरॉन में, क्यों वो हमने देखा। और ये एक इंड्यूसिबल सिस्टम भी है, क्यों वो हमने देखा। ऑलराइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नटशेल में हमने ये बात करी कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, एंजाइम्स के बनने की जरूरत नहीं है,
तो आई जीन रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, वो ऑपरेटर जीन के साथ अटैच होगा, उसे ब्लॉक करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर पर है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेंगे, एनर्जी बच जाएगी। जैसे ही लैक्टोज आएगा वो एक इंड्यूसर की तरह काम करेगा, उसकी दोस्ती एफिनिटी ज्यादा है तो रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज के साथ ऐड हो जाएगा, जिसके कारण से ऑपरेटर को छोड़ देगा, ऑपरेटर ब्लॉक नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, तीनों एंजाइम्स बनेंगे। अब क्या होगा, एंजाइम्स बनेंगे, वो इस लैक्टोज को जितनी भी सेल के अंदर आई है परमेज के थ्रू उसे डाइजेस्ट करेंगे, लैक्टोज फिर खत्म हो जाएगी। लैक्टोज खत्म, दोस्ती खत्म, ये वापस अपने पुराने दोस्त के पास पहुंच जाएगा, फिर से ब्लॉक कर देगा, फिर से स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर जब बैक्टीरिया को दोबारा से लैक्टोज मिलेगी फिर वो उसको अंदर लेगा और फिर से स्विच ऑन हो जाएगा। तो स्विच ऑन ऑफ चलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे लैक्टोज मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिली तो ऑन हुआ, कभी ना कभी तो खत्म होगी, फिर ऑफ हो गया, फिर मिली ऑन हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज रेगुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब जो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, यहां पर आई जीन है, रेगुलेटर जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन स्विच ऑन ऑफ हो रहे हैं, यानी कि वो क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव स्मार्ट जीन, लग्जरी जीन्स। जब जरूरत है तभी काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा कि दो प्रमोटर क्यों बनते हैं कई डायग्राम्स में। जो ऑपरेटर के पास वाला प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन के पास वाला, वही मेन प्रमोटर है लैक ओपेरॉन मॉडल का। जो आई के पहले वाला प्रमोटर है वो तो आई जीन को प्रमोट कर रहा है, उसका एमआरएनए बनवा रहा है। स्ट्रक्चरल जीन्स का जो एमआरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, बिकॉज दैट सिंगल एमआरएनए विल फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन और एंजाइम। एंजाइम्स को याद रखने का तरीका भी हमने समझ लिया है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तीनों एंजाइम्स के वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमने इसमें यह भी समझा था, उस सीक्वेंस को याद रखने का तरीका है इपोजिया। तो इपोजिया से IPOZYA आप कभी भी नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात करी है लैक ओपेरॉन की, ऐसे ही बहुत सारे ओपेरॉन मॉडल्स हैं। सो लेट मी राइट हियर अदर ओपेरॉन इन बैक्टीरिया या इन प्रोकैरियोट्स। बहुत सिंपल सी बात है ना, होंगे ही। लैक्टोज का डिग्रेडेशन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और भी तो सब्सटेंसेस हैं, कई चीजें बन रही हैं, कई प्रोटीन्स बन रहे हैं, कई प्रोटीन्स डिग्रेड हो रहे हैं। उन सबके लिए कोई ना कोई एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट होगी जिसमें स्ट्रक्चरल जीन भी होगा, जो उस प्रोटीन को, एंजाइम्स को बना रहा होगा, जो उस प्रोटीन के फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन के लिए जरूरी है। तो नेचुरली बहुत सारे होंगे। आपको जो 4 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, एक तो लैक ओपेरॉन पढ़ लिया हमने, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, टूटने, ब्रेकडाउन, हाइड्रोलिसिस को जो कंट्रोल करता है। सेकंड जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दैट इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। इसे हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं अभी बताती हूं। इसको ट्रिप्टो, फर्स्ट 3 लेटर्स लिख देते हैं, TRP, सॉरी, ये लैक है, ये ट्रिप्टो, TRP, ट्राई नहीं लिखते हैं, ऑलराइट। देन हिस्टिडीन, हिस ओपेरॉन, हिस्टिडीन। देन वैलिन, सो वैल ओपेरॉन। आप जानते हो वैलिन, हिस्टिडीन क्या है, ये सब अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स ही तो हैं। तो इनके बनने के लिए या नहीं बनने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए, उसे जो जीन रेगुलेट करेगा पूरी यूनिट, वो ओपेरॉन हमारे कोर्स में नहीं है। और एक ARA ओपेरॉन, दिस इज फॉर अराबिनोज, अनदर शुगर, अराबिनोज। सो ये 5 नेम्स आपको आने चाहिए, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन एंड अराबिनोज ओपेरॉन। और इसमें से हमारे कोर्स में 2 हैं, एनसीईआरटी में तो एक ही है, बट एक और ट्रिप्टोफैन भी हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे समझिए। यहां हमने क्या देखा, एक सबस्ट्रेट लैक्टोज का टूटना, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ट्रिप्टोफैन में हम देखेंगे, ट्रिप्टोफैन क्या है, एक प्रोटीन, एक अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन है जो बनेगा, जिसका सिंथेसिस होना है। तो यहां किसी चीज को टूटना है, एंजाइम्स तोड़ने वाले हैं, यहां एंजाइम्स बनाने वाले हैं, दे विल सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन। नंबर 2, यहां पर जो नॉर्मली ये स्विच ऑफ मोड में है,
ट्रिप्टोफैन नॉर्मली स्विच ऑन मोड में रहेगा, यहां पर लैक्टोज आती है तो ये स्विच ऑन हो जाता है, यहां पर जब ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा बनेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर इंड्यूसिबल सिस्टम है, यहां पर रिप्रेसिबल सिस्टम होगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हम देखेंगे, इसीलिए इट इज देयर इन आवर कोर्स। आप इसको नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे, वहां पर मैं डिफरेंस भी दोबारा बताऊंगी इन दोनों के बीच में। तो आज की क्लास अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप वो एंजॉय करोगे, तभी आप उसे कंपेयर करके पढ़ पाओगे। और लास्ट में हम एक ट्रिक सीख लेंगे ताकि आपको रट जाएगा कि लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन में से नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा ऑन रहता है, कौन सा ऑफ रहता है। ठीक है, आप इसको नोट करो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको फाइनली पूरा रिकैप कर लेते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अब आप इजीली बना सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो पहला कंडीशन, लैक्टोज इज अवेलेबल या लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल, इज एब्सेंट। कौन सा मोड होगा, फटाफट बताइए। लैक्टोज नहीं है, जरूरत नहीं है एंजाइम बनने की, स्विच ऑफ। फटाफट से बना लेते हैं। ये है ओपेरॉन, दिस इज लैक ओपेरॉन, प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जीन Z होता है। इस पूरे लैक ओपेरॉन में क्वेश्चन आता है और हमने बार बार डायग्राम में बनाया है। अब ये बनाएगा mRNA, मोनोसिस्ट्रॉनिक है, इसे हम कहेंगे रिप्रेसर mRNA, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। इसने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, हमेशा बनता रहता है, कंस्टिट्यूटिव जीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन गया और ऑपरेटर जीन के पर अटैच हो गया, ये हो गया अटैच। सो रिप्रेसर प्रोटीन binds with operator and prevents, क्या प्रिवेंट करेगा ये, इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देगा। सो प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रक्चरल जीन्स। एनसीईआरटी में तो लिखा है फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। ये थी फर्स्ट सिचुएशन। आइए अब हम क्विकली बनाते हैं सेकेंड सिचुएशन का एनसीईआरटी डायग्राम। व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल एंड दिस एक्ट्स एज एन इंड्यूसर, और ये इसे स्विच ऑन करेगा। सो लैक्टोज अवेलेबल, सेकेंड सिचुएशन, मोड है, अब हो जाएगा चेंज स्विच ऑन में। दोबारा से क्विकली यही लैक ओपेरॉन बनाते हैं। दिस इज अगेन P इनहिबिटर, POZYA। यहां पर क्या हो रहा है, ये बना सेम वही रिप्रेसर mRNA, ये तो बन ही रहा है लगातार, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। और ये बना रिप्रेसर प्रोटीन, बट इस रिप्रेसर प्रोटीन के पास अब कौन आ गया है, इंड्यूसर, जो क्या है, लैक्टोज। ये है मान लीजिए लैक्टोज एंड टू बी स्पेसिफिक एलोलैक्टोज। ये इसके साथ ज्वाइन करेगा। जब ये इसके साथ ज्वाइन करेगा तो अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये इसके साथ ज्वाइन करके इनएक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज इनएक्टिव रिप्रेसर और रिप्रेसर प्रोटीन, एक ही बात है, राइट। और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो अभी O के साथ बाइंड नहीं करेगा, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और ये स्ट्रक्चरल जीन्स मिलकर बनाएंगे लैक mRNA, which is polycistronic mRNA. Polycistronic. This is the step of transcription. और इसका होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से बनेंगे
enzyme 1, enzyme 2 and enzyme 3. This is beta galactosidase. This is permease. BP blood pressure ठीक है. So this is trans acetylase. और कभी भी टोटल स्विच ऑफ नहीं होता है. लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा रहता है ताकि परमेज रहे, ताकि जब स्विच ऑफ है, लैक्टोज नहीं है, तो अगली बार जब लैक्टोज मिले तो उसे अंदर ले सके सेल के. सो विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक. आई होप आपको समझ में आया है. इसको पढ़कर आइएगा, तभी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल पढ़ने में मजे आएंगे, क्योंकि हम उसे कंपेयर करके पढ़ेंगे. प्लीज नोट दिस. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.